हेलो दोस्तों, जरा सुनिए। अमीर बनने से पहले जिंदगी तुमसे पैसों की नहीं, तुम्हारी हिम्मत की कीमत मांगती, और जो ये कीमत चुकाने से डर जाता है वो पूरी उम्र कंगाल माइंडसेट में जीता है, चाहे उसकी जेब में पैसे हो या ना हो। हर अमीर इंसान के अंदर एक चुपचाप लड़ने वाला योद्धा होता है, और ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती। क्योंकि जैसे इंसान बड़ा सोचने की हिम्मत करता है, दिमाग उसे वापस उसी जिंदगी में खींचने की कोशिश करता है जहां वो आराम से पड़ा रहता है। पार्ट 1 में हमने ये महसूस किया था, वो रियलाइजेशन की अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं, एक साइंस है। और जिसने इस साइंस को समझ लिया, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में पैदा क्यों ना हुआ हो, वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन एक बात आपने गौर की, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, जिंदगी भी उसे परखती। वो कभी हालात के जरिए, कभी लोगों की बातों के जरिए, कभी डर और शक के जरिए हमारी सोच को तोड़ने की कोशिश करती। वो कहती है, क्या तुम अमीर होने के रास्ते पर चलते हुए लोगों की राय, समाज की आदतें, डर, चिंता और शक, इन सब के बीच अपनी सोच को स्थिर रख पाओगे? क्योंकि सच ये है कि जिंदगी अमीर लोगों को उतना नहीं परखती जितनी अमीर बनने की सोच रखने वालों को परखती। और सुनो, जैसे ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू करता है, उसकी जिंदगी में 3 चीजें अक्सर होती है। लोग उसकी सोच पर शक करते हैं, अंदर डर पैदा होता है कि कहीं असफल ना हो जाए। मौके दिखते हैं, लेकिन वो परेशानियों के कपड़ों में छिपे होते हैं। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब बात केवल रिच माइंडसेट की नहीं, अब बात है उस माइंडसेट को बचाने की, संभालने की और मजबूत करने की, जो हमें अमीर बनाता है। तो अमीरी के विज्ञान के इस राज को द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के दूसरे भाग में हम और उजागर करेंगे, उसे जानेंगे इस बुक समरी के आगे के अध्यायों में। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द विल। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम्हारी विल पावर है, और तुम अब तक उसे गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादातर लोग जब विल पावर की बात करते हैं तो वो किसी और को बदलने की कोशिश सोचते हैं, कैसे इस आदमी से अपनी बात मनवाऊं, कैसे सरकमटेंस पर फोकस करूं कि सब मेरे फेवर में हो जाए। लेकिन इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि सच्ची विल पावर का काम दुनिया को बदलना नहीं, खुद को सही सोच पर टिकाए रखना। तुम्हारी विल पावर का असली उपयोग ये नहीं कि लोगों को मैनिपुलेट करो, किसी को मेंटल प्रेशर देकर उसे कंट्रोल करो, या इनविजिबल फोर्सेस के माध्यम से उसके ऊपर दबाव डाल, बल्कि विल पावर का असली यूज ये है कि तुम जानो कि तुम अपनी अटेंशन कहाँ रखोगे, अपनी किस पिक्चर पर बार बार लौटोगे, डाउट आने पर भी किस सोच को पकड़े रखोगे। और यही साइंस ऑफ गेटिंग रिच की रीढ़ है। जब विल पावर गलत जगह खर्च होती है, जब इंसान अपनी विल का प्रयोग बाहर की दुनिया पर करने लगता है, किसी को अपनी सोच मानने के लिए प्रेशराइज करता है, फैमिली या टीम को फोर्स के साथ चलाना चाहता है, या यूनिवर्स से झगड़ता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से दो, तो ये तुम्हें 3 लेवल पर नुकसान देता है। फर्स्ट, अंदर से थका देता है। तुम हर समय रजिस्ट कर रहे हो, लड़ रहे हो, प्रूफ दे रहे हो, और तुम्हारी एनर्जी वहीं पूरी लीक हो जाती जहां से तुम्हें वेल्थ बनानी। सेकंड, दिमाग में नेगेटिव करंट बना देता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो, मैं फेल हो जाऊंगा तो, ये सारे सवाल मिलकर फॉर्मलेस माइंड में उल्टा सिग्नल भेज देते हैं, जहां यूनिवर्स को ऑर्डर तो देते हैं, पर साथ ही साथ उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर देते हैं। थर्ड, पॉवर्टी स्टडी की गलती। लेखक साफ कहते हैं, तुम जिस पर ध्यान लगाते हो उसका शेप खुद ही लेने लगते हो। अगर तुम लगातार गरीबी की स्टोरीज पढ़ते हो, अत्यधिक पीड़ा के बारे में सोचते हो, लगातार दुख की न्यूज कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारा माइंड उसी पैटर्न का हो जाएगा, और फिर तुम रिच माइंडसेट कैसे बना पाओगे? असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी विल पावर को बाहर भेजना बंद करते हो, उसे अपने दिमाग के अंदर एक बॉडीगार्ड की तरह रखते हो। विल आपके ध्यान का सुरक्षा गार्ड है। तुम्हारे दिमाग में एक विजन है, मैं अमीर और खुशहाल जीवन चाहता हूँ, स्वस्थ शरीर चाहता हूँ, अच्छा काम चाहता हूँ, अच्छी कमाई चाहता हूँ। लेकिन दिमाग हमेशा उसी पर ध्यान नहीं रखता जो आप चाहते हैं, वो इधर उधर भागता है, वो डर, तुलना, कमी, चिंता की तरफ अपना ध्यान लगाता है, और यहीं पर विल का असली काम शुरू होता है। विल का मतलब किसी और को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सही जगह टिकाए रखना है। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक बच्चा है और तुम्हारी विल उसका हाथ पकड़े हुए है। दिमाग भागता है डर की तरफ, विल उसे वापस विजन पर लाती। दिमाग दूसरों से तुलना करने लगता, विल उसे ग्रेटिट्यूड की तरफ मोड़ती। दिमाग गरीबी, कमी, टेंशन वाली तस्वीरें सोचने लगता, विल उसे
अबेंडेंस वाली सोच पर फिर से फोकस करवाती है। विल दिमाग को सही सोच पर टिकाए रखने की ताकत है। एक और चीज है जो विल को कमजोर करता है, डाउट। मान लो तुमने यूनिवर्स को एक ऑर्डर दिया है, मुझे खुशहाल, अमीर और सफल जीवन चाहिए। ये फेथ की स्थिति, यानी तुम भरोसे में हो, ऑर्डर भेज दिया है। लेकिन जब तुम डरने लगते, अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर हालात खराब हो गए तो समझ लो तुमने दूसरा ऑर्डर भेज दिया। ये सब मुझे मत देना, मैं शायद इसके लायक नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं कि फेथ आगे धकेलती, डाउट पीछे खींच लेता है। जितनी देर तुम डाउट, फेयर या चिंता में रहते हो, तुम अपने डिजायर की उल्टी दिशा में काम करते रहते हो। जब तुम भरोसा रखते हो तो चीजें तुम्हारी तरफ आती है, जब तुम शक करते हो तो चीजें तुमसे दूर होती जाती है। लेखक गरीबी की स्टडी बंद करने की सलाह देते हैं। लेखक ये नहीं कहना चाहते कि आप गरीब लोगों से नफरत करो, वो कहते हैं गरीबी को बार बार देखोगे, पढ़ोगे, सोचोगे तो दिमाग भी वैसे ही सोच बनाने लगता है। ऐसी न्यूज जो सिर्फ दुख दिखाती है, ऐसी बातें जहाँ लोग बस शिकायतें करते हैं, इन सब बातों को लगातार सुनते रहने से दिमाग कमी वाला पैटर्न पकड़ लेता है, जिसके कारण दिमाग वेल्थ बनाने वाले तरीके ढूंढने के बजाय प्रॉब्लम ढूंढने में एक्सपर्ट हो जाता है। जबकि चैरिटी सिर्फ थोड़ी देर की राहत देती है और इंस्पिरेशन इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए लोगों को रोटी बांट कर नहीं, रोटी बनाने का भरोसा देकर जीवन बदला जाता है। और सबसे पावरफुल तरीका यह है कि खुद के जीवन को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करो, ताकि लोग तुमसे सीखें कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेखक 4 सुझाव और देते हैं। फर्स्ट, विल का सही उपयोग। विल का काम दूसरों को बदलना या कंट्रोल करना नहीं, इसका असली काम है जब दिमाग भटके तो उसे सही सोच पर वापस लाना। यानी विल का उपयोग अपनी सोच और ध्यान को सही दिशा में बनाए रखने के लिए करना है। सेकंड, फोकस ही भविष्य बनाता है। तुम जिस चीज पर ध्यान लगाते हो दिमाग वैसा बनना शुरू कर देता है। गरीब और कमी पर सोच डालोगे तो दिमाग वही पैटर्न पकड़ लेगा और उसी पैटर्न के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। जब आप समृद्धि, ग्रोथ और सॉल्यूशन पर ध्यान दोगे तो दिमाग सफलता के रास्ते खोजने लगता है, सफलता के पैटर्न बनाने लगता है। थर्ड, गरीबी को सिंपैथी नहीं, इंस्पिरेशन चाहिए। किसी को सिर्फ रोटी देने से उसकी पूरी जिंदगी नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब कोई रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता दिखाई देता है जब आप खुद का एग्जाम्पल सेट करते हैं, अपना खुद का सफलता का एग्जाम्पल। सबसे बड़ी मदद ये है कि खुद सफल बनकर दूसरों को साबित कर देना कि ये मुमकिन है। फोर्थ, हर डाउट आपको एक कदम पीछे धकेलता है। शक, डर और चिंता कि ये इच्छा पूरी होने पर आपको विपरीत दिशा में खींचने लगते हैं। इसलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने ध्यान को बढ़ाना, सही विचारों को चुनना और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि विश्वास आपको आगे बढ़ाता है, डाउट पीछे ले जाता है। अब आपको तय करना है कि आप विश्वास बढ़ाएंगे या डाउट बढ़ाएंगे, वो आपके हाथ में। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब तुम्हारे चारों तरफ नेगेटिव बातें, पुरानी यादें और डर का शोर हो तो उसी शोर के बीच अपनी इनर विजन को प्रैक्टिकली कैसे साफ रखना। चैप्टर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। जरा सोचो, अगर तुम्हारे सारे गोल्स साफ हो, विजन क्लियर हो, मेहनत भी कर रहे हो, फिर भी पैसा, शांति और ग्रोथ तुम्हारे पास ना आए तो वजह क्या होगी? तो लेखक इसका सबसे बड़ा कारण बताते हुए कहते हैं कि अक्सर हम हारते बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग में चल रही पुरानी कहानियों के कारण हारते हैं। कई लोग ये सब समझ जाते हैं, जान लेते हैं कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, वो विजुअलाइजेशन करते हैं, वो फेथ भी रखते हैं, ग्रेटिट्यूड के नियम का भी पालन करते हैं, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा वो चाहते हैं। लेखक यहाँ एक और गहरी परत खोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक समय पर 2 तस्वीर नहीं पकड़ सकता, या तो वो समृद्धि की तस्वीर पकड़ेगा या कमी की। और ये तय करने का काम किसका है? तुम्हारी विल का, तुम्हारी इच्छा शक्ति का। मुसीबत कहाँ शुरू होती है? जब हम बार बार अपनी पुरानी गरीबी की कहानियां सुनते हैं। मेरे पापा बहुत स्ट्रगल में रहे, हम बचपन में बहुत ही तंग हालात में थे, मेरे बिजनेस में पहले इतना घाटा हुआ था। हर बार जब हम ये बातें पूरी डिटेल में सोचते और बताते हैं तो एक बार फिर अपने दिमाग को उस गरीबी की लाइन में खड़ा कर देते हैं। ऊपर से न्यूज़, सोशल मीडिया, नेगेटिव डिस्कशन की दुनिया खराब हो रही है, सारा सिस्टम भ्रष्ट है, अब ईमानदारी से कोई अमीर हो ही नहीं सकता। ये सब मिलकर दिमाग में एक गंदा धुंधला कोहरा बना देते हैं। और फिर क्या होता है? एक तरफ अंदर तुम्हारा विजन कहता है मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, और दूसरी तरफ डेली के कंसेप्शन और डर कहता है दुनिया तो बर्बाद हो रही है। और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट
पूरी स्पीड को तोड़ देते हैं। इसके लिए लेखक एक ही समाधान देते हैं कि पुराने दुखों को छोड़ दो और दुनिया की बुराइयों पर रिसर्च बंद करो। वो कहते हैं अपनी पिछली फाइनेंशियल परेशानियों की कहानियां दोहराना बंद करो, अपने पैटर्न्स की गरीबी को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। दुनिया बुरी है, दुनिया खत्म हो रही है जैसी नकारात्मक बातों से दूर रहो, ऐसी किताबों को दूर रहो, ऐसी वीडियोस से दूर रहो, ऐसे लेखों से दूर रहो। कहने का एक ही मतलब है कि नेगेटिव चीजें से दूर रहो और ऐसे विचारों से अपने आप को घेरना शुरू करो कि दुनिया धीरे धीरे ज्यादा व्यवस्था, ज्यादा अवसर और ज्यादा समृद्धि की ओर बढ़ रही है। हाँ, बीच में गड़बड़ियां हैं, पर वो भी प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि याद रखो, तुम्हारा अतीत अगर तुम्हारी भाषा में बार बार लौट आएगा तो वो तुम्हारे फ्यूचर को धीमा कर दे। तुम्हारा फोकस ही तुम्हारा वास्तविक जीवन बना देता है। जिस पर तुम ज्यादा सोचते, ज्यादा ध्यान देते हो, तुम धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हो। एक चैलेंज आपके लिए, अपने आप से ये वादा करो कि अब कोई भी गरीबी, डर या दुनिया बर्बाद हो रही है वाला कंटेंट कॉन्शियसली कंज्यूम नहीं करना, उससे दूरी बनाए रखना है। चैप्टर 11 क्रिएटिंग इन द सर्टन वे। अगर सोच ही सब कुछ बदल देती तो दुनिया में हर सपने देखने वाला इंसान अमीर होता। तो फिर ऐसा क्या है जो सोच रखने वाले और सपना पूरा करने वालों के बीच फर्क पैदा करता है? पिछले अध्यायों में हमने जाना कि साफ विजन, फेथ और ग्रेटिट्यूड वेल्थ को आकर्षित करने की ताकत रखते हैं। लेकिन यहाँ लेखक एक और सच से पर्दा उठाते हैं। सोच सिर्फ शुरुआत है। कमाई तब होती है जब सोच के साथ कर्म भी उसी सर्टन वे में किया जाए। ब्रह्मांड रास्ता खोलता है, पर रास्ते पर चलना तो इंसान को ही पड़ता है। हम सपने तो नई कार, नया घर, नया बिजनेस के देखते हैं, लेकिन एक्शन वही पुराने ढंग वाले लेते हैं। उतनी ही ताकत, उतनी ही सीरियसनेस, उतनी ही कोशिश के साथ। और फिर अंदर से एक आवाज उठती है, इतना कुछ कर लिया फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपका विजन नया है, लेकिन आपके एक्शंस अभी भी पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं। ज्यादातर लोग सपनों की दुनिया में रहते हैं, एक्शन की दुनिया में नहीं। असली बदलाव तब आता है जब एक्शन ऑर्डिनरी हो सकता है, लेकिन उसका तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। मतलब सीधा सा है, तुम्हें कोई नई नौकरी या नया बिजनेस तुरंत बदलने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपसे ये नहीं चाहती कि आप परफेक्ट ढंग ढूंढो फिर मेहनत करो। लेखक यहाँ पर साफ सुझाव देते हैं कि आप जहाँ हो वहीं से उसी काम को क्रिएटिव ढंग से करना शुरू करो, क्रिएटिव वे में करना शुरू करो। और यही क्रिएटिव एक्शन, हर काम पूरे दिल से, हर काम ग्रेटिट्यूड के साथ, हर काम पूरे पर्पस के साथ, हर काम ग्रोथ की इंटेंशन के साथ। जब आपका काम इस तरह से बन जाता है तो दुनिया रेस्पॉन्स देने लगती है, अचानक मौके मिलने लगते हैं, सही लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, नए नए रास्ते बनने लगते हैं। क्योंकि आपका विजन आपके लक्ष्य से आकर्षण शुरू करता है, आपका विश्वास नए नए रास्ते बनाने लगता है और आपके ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा सकारात्मकता को आकर्षित करती है और आपका एक्शन उन सारी चीजों को रियल वर्ल्ड में आपके सामने लाकर रख देता है। विजन के बिना एक्शन अंधा है और एक्शन के बिना विजन अधूरा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं, अगर विजन सोच है तो एक्शन उसका शरीर है। एक चैलेंज आपके लिए, कल सुबह जागते ही अपने सबसे छोटे टास्क को सर्टन वे में करना शुरू करें। चैप्टर 12 इफिशिएंट एक्शन। जरा सोचिए, अगर आज का दिन या तो आपके अमीर बनने की तरफ एक मजबूत कदम हो या चुपचाप आपको पीछे धकेल दे, तो आज वाले दिन के साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे? बस आप उसे काटेंगे या इफिशिएंट एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे? जब हम अमीर बनना सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर बड़े बड़े प्लान, फ्यूचर गोल्स और लंबे लंबे टू डू लिस्ट बनाने लगते हैं। क्या सच में आपकी अमीरी की लाइफ इस बात से तय होती है कि आप कितना ज्यादा काम करते हैं या इस बात से कि आप कैसे करते हैं? लेखक कहते हैं कि हर दिन या तो कोई सफल दिन होता है या फेल दिन, बीच का कोई दिन नहीं होता। कहने का साफ मतलब है कि या तो आप आज के दिन में कुछ उपयोगी करते हैं या अनुपयोगी। कोई छोटा काम भी अगर सही तरीके से किया जाए तो वो आपके लिए मौके के नए दरवाजे खोल सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है इफिशिएंट एक्शन की, एक ऐसी साइंस जिसमें आपका काम, आपकी सोच, आपका इरादा, आपकी एनर्जी तीनों मिलकर एक दिशा में बहने लगती। ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम में फंस जाते हैं, फर्स्ट और वर्क। दिन भर दौड़ भाग, मल्टीटास्किंग, हर काम में जल्दी, लेकिन फिर भी अंदर से थकान और फ्रस्ट्रेशन। काम तो बहुत है लेकिन रिजल्ट ना के बराबर। और जब रात को बिस्तर पर जाकर सोचते हैं कि आज मैंने इतना काम किया फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। सेकंड, अंडर एक्शन एंड टालम टोल। ये बाद में कर लूंगा, थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ,
इंपॉर्टेंट कामों को कल पर टाल देते हैं और छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं और इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है और ऐसा एक्शन हो ही नहीं पाता जो जिंदगी को बदल सके। कई लोग ये भी भूल जाते हैं कि उनकी छोटी छोटी नेगलेक्ट कितनी महंगी पड़ सकती है। एक कॉल जो आपने नहीं की, एक मेल जो आपने टाल दी, एक आइडिया जो आपने नोट नहीं किया, हो सकता है वही आपके लिए सबसे बड़े मौके का रास्ता हो। दिक्कत ये है कि हम माइंड और एक्शन को अलग अलग कंपार्टमेंट की तरह देखते हैं। कभी सिर्फ सोचते रहते हैं, कभी बिना सोचे बस भागते रहते हैं और इस तरह टुकड़ों में बटे हुए एक्शंस कुछ पावरफुल रिजल्ट नहीं दे पाते। इसके लिए लेखक एक सुझाव देते हैं कि हर दिन जितना हो सके सब काम करो, लेकिन हर काम को इफिशिएंट तरीके से करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप थक कर टूट जाओ और ये भी नहीं है कि आप कल का काम आज ही निपटा दो या हफ्ते भर का काम एक ही दिन में करने की ठान लो। इसका मतलब साफ है कि आज के दिन में जो भी रियलिस्टिक तरीके से किया जा सकता है उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ करो। हर एक्शन या तो इफिशिएंट होगा या इनएफिशिएंट। मतलब सीधा सा है कि हर एक्शन के लिए या तो सही प्लानिंग, पूरी एकाग्रता और बेहतर तरीके होंगे या कुछ नहीं। अगर आप जिंदगी को इनएफिशिएंट एक्शन से भर देते हैं तो आपकी पूरी लाइफ इनएफिशिएंट बन जाती है। अगर आप ये तय कर लें कि आप कोई भी इनएफिशिएंट एक्ट नहीं करेंगे तो रोज के दिन में पर्याप्त इफिशिएंट काम करेंगे तो अमीर होना मैथ की तरह एक एक्सरसाइज बन जाता है। इफिशिएंट एक कैसे पैदा होता है? जब आप अपना विजन याद रखते हैं, जब हर काम में अपनी फेथ और पर्पस की ताकत डालते हैं, जब आप ये मान कर चलते हैं कि ऑल पावर आपके साथ काम कर रही है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो साधारण काम भी सक्सेस का रास्ता बना देते हैं। इसके लिए लेखक 4 प्रैक्टिकल सीख देते हैं। फर्स्ट, ऑल दैट यू कैन डू टुडे। जो काम आज हो सकता है उसे टालिए मत, लेकिन कल या नेक्स्ट वीक के काम को भी अपनी आज की टोकरी में मत ठूसी। सेकंड, क्वालिटी और क्वांटिटी। ज्यादा काम करने से अमीरी नहीं आती, बल्कि हर काम को इफिशिएंटली करने से आती। थर्ड, विजन को साथ लेकर चलो। लेजर टाइम में अपने फ्यूचर की क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ कि आपको कहां पहुंचना। इतना दोहराओ कि काम करते वक्त बस एक हल्का सा रेफरेंस ही काफी हो जाए आपकी एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए। फोर्थ, माइंड और एक्शन को अलग मत करो। सिर्फ अफर्मेशन नहीं, सिर्फ दौड़ भाड़ भी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही रिजल्ट देगा। अगर आप हर दिन को इस नज़र से देखना शुरू करेंगे तो आज की इफिशिएंसी ही कल की रिचनेस को तय करेगी। अपने आप से आज ईमानदारी से पूछिए, मेरे आज के कौन से काम इफिशिएंट थे और कौन से सिर्फ टाइम पास के रूप में किए गए। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत लगा रहे हो और फिर भी गलत काम और गलत फील्ड में फंसे हो तो जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 13, गेटिंग इनटू द रिच बिजनेस। अगर आपको ये भरोसा दिला दिया जाए कि आपका अमीर बनना इस बात पर भी निर्भर है कि आप कौन सा काम चुनते हैं, तो क्या आप आज वाला ही काम करते रहेंगे या अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढेंगे? अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जिस काम में फंस गए हैं वही हमारी किस्मत है, लेकिन इस अध्याय में लेखक एक अलग ही सवाल उठाते हैं। क्या आपके अंदर जो टैलेंट है, जो चाहत है, वो सही बिजनेस या सही काम के साथ मैच कर रहा है? दिमाग की अलग अलग फैकल्टीज होती है, जैसे म्यूजिक सेंस, मैकेनिकल स्किल, लोगों के साथ डील करने की क्षमता, ये सब हमारे टूल्स हैं। जैसे एक कारपेंटर के पास आरी, रद्दा, स्केल होते हैं, वैसे ही हमारे माइंड के टूल्स हमारे टैलेंट्स हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट है या नहीं, सवाल ये है कि आप अपने टैलेंट को सही दिशा में, सही काम में लगा रहे हैं या नहीं। और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। बहुत से लोग किसी काम में फंसे रहते हैं जहाँ पर उनका दिल नहीं लगता, जहाँ पर उनके टैलेंट का पूरा यूज नहीं हो रहा, और अंदर से हर दिन एक आवाज आती है कि ये मैं नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं बना है। फिर भी वो काम नहीं छोड़ पाते क्योंकि डर लगता है अगर ये भी हाथ से गया तो। समाज का दबाव अलग होता है कि इतना पढ़ा लिखा होकर भी घर पे बैठा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में मैं अपनी पसंद का काम कर पाऊंगा? दूसरी तरफ कुछ लोग ये सोचकर बैठे रहते हैं कि मैं जन्म से जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मेरे बस का तो बस यही काम। लेकिन लेखक ये मानने से मना करते हैं कि आपका वैकेशन, आपका फील्ड हमेशा के लिए फिक्स है। ये फिक्स फेट वाली सोच ही बहुतों को आधे अधूरे काम में अटका देती है। और कई लोग ये गलती भी करते हैं कि जरा सा बोरियत या मुश्किल आते ही अचानक फील्ड बदलने के बारे में सोचने लगते हैं। कभी म्यूजिक सीखेंगे, कभी स्टॉक मार्केट, तो कभी बिजनेस। और ये बदलाव ग्रोथ की वजह से नहीं आ रहा, कंफ्यूजन और डर से आता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये 4 नियम जान जाते हैं। फर्स्ट, आपके टैलेंट ही आपके टूल्स हैं। जिस काम के लिए आपके पास पहले से स्किल है उसमें आगे बढ़ना आसान हो। मतलब सीधा सा है, अगर आप नेचुरली लोगों से बात करने में अच्छे हैं
तो सेल्स, टीचिंग, काउंसलिंग जैसे काम आपके लिए नेचुरली सहज हो सकते हैं, ग्रोथ का रास्ता खोलने वाले हो सकते हैं। सेकंड, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। लेखक कहते हैं आप किसी भी बिजनेस में अमीर बन सकते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है तो आप उसे डेवलप कर सकते हैं। शुरुआत में बस इतना चाहिए कि आपके अंदर उस काम के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। थर्ड, स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की सच्ची चाहत है तो ये अपने आप में एक संकेत है कि उस काम को करने की पावर आपके अंदर है, भले ही वो अभी रो फॉर्म में हो। फोर्थ, राइट बिजनेस। उस काम या बिजनेस में अपने को लगाएं जहां आपकी पूरी क्षमता का प्रयोग हो सके, आपके पूरे टैलेंट का प्रयोग हो सके, आपकी पूरी स्किल का प्रयोग हो सके और जिसे करना आपको सच में पसंद भी हो। जहां काम करते समय आप अपने आप को जिंदा महसूस करें, थके हुए नहीं। लेखक साफ कहते हैं कि अपनी फैकल्टीज को पहचानो। आप नेचुरली जिस काम में अच्छे हो, लोगों के बीच, नंबर्स के साथ, मशीनों के साथ, आइडियाज के साथ, लिखने, बोलने और सीखने में, ये आपके नेचुरल टूल्स है। अगर आप किसी काम को सोचकर एक्साइटेड हो जाते हो, बार बार वो चीज़ आपके दिमाग में आती है, तो ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, यानी सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, ये अंदर की पावर है जो आपके माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है। अगर आप फिलहाल गलत जगह हो तो घबराहट में जंप मत करो, पहले अपना विजन साफ करो, अपनी स्किल को बिल्ड करो और फिर थोड़े थोड़े करके अपने सपनों के काम की ओर शिफ्ट करो, क्योंकि बहुत तेजी के साथ एक्शन लेना डर और कमी की भावना से डिसीजन लेने जैसा है। जब आप ग्रेटिट्यूड, फेथ और क्लियर पर्पस के साथ चलते हैं तो आपका माइंड उस बड़े विजडम से जुड़ जाता है जो पहले से सारी पॉसिबिलिटीज को देख रहा है। कल से इसी नज़र से अपने दिन को देखिए कि आप फंसे हुए कर्मचारी हैं या तैयारी करते हुए क्रिएटर। आपने समझ लिया कि आप किस तरह के बिजनेस या काम में जाना चाहते हैं, लेकिन एक और रहस्य बचा है जिसे जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 14, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। जरा एक पल सोचना, अगर हर व्यक्ति जो आपसे बात करे या आपके साथ काम करे उसके मन में यह साफ एहसास रह जाए कि इस इंसान के साथ रहकर मेरी जिंदगी बढ़ती है, घटती नहीं, तो फिर पैसा, मौके और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचकर आएंगे या नहीं, क्योंकि आप दूसरे की तरक्की की चुंबक हो। दूसरों के मन में ये छाप छोड़ना कि आप ग्रोथ, बढ़त और आगे बढ़ने का सिंबल हैं, तो हर इंसान चाहे उसे पता हो या ना हो अंदर से ज्यादा चाहता है। वो ज्यादा पैसा, ज्यादा आराम, ज्यादा सम्मान, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा खुशी, मतलब हर इंसान इंक्रीज की तरफ खींचता है, कुछ भी ऐसा जो उसकी लाइफ को बड़ा, बेहतर और गहरा बना दे। जरा सोचिए, अगर लोगों को लगे कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ जुड़कर उन्हें ज्यादा लाइफ, ज्यादा ग्रोथ मिलती है, तो क्या वे खुद आपको ढूंढते हुए नहीं आएंगे? और यहीं से शुरू होता है इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज का खेल। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने काम या रिश्तों को कैसे देखते हैं कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, ग्राहक आया, सामान दिया, पैसे लिए, अब बात खत्म, मैं तो बस सैलरी के लिए आता हूँ, बाकी सब बॉस का सिरदर्द है। इस सोच के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये है कि दुनिया आपको बस एक ऑर्डिनरी इंसान मानती है, एक ऐसा इंसान जो रिप्लेसेबल है, जो भीड़ में खोया हुआ है। और बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि पैसा कमाने को एक वन वे गेम बना लेते हैं। ये सोच करती है कि मैं दूसरों से जितना हो सके उतना फायदा ले लूं, लेकिन बदले में जितना कम देना पड़े उतना अच्छा है, यानी मेहनत, ईमानदारी और वैल्यू कम से कम और अपना फायदा ज़्यादा से ज़्यादा। और यही माइंडसेट बाद में रिश्तों, बिजनेस और इज्जत तीनों को नुकसान पहुंचाता है। और ऐसी सोच में कमी और कंपटीशन छुपा रहता है, जहां से जेलसी, कंपैरिजन और दूसरों को हराने की भावना शुरू होती है। कुछ लोग तो पावर के नशे में यह तक सोचने लगते हैं मैं कैसे ऊपर दिखूं, बाकी सब मेरे से नीचे दिखे। और यही वो कम्पिटिटिव माइंड है जो दूसरों को नीचे खींचती, खुद भी अंदर से इनसिक्योर रहते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आदमी अमीर तो बनना चाहता है पर दूसरों को वैल्यू देने से डरता है। उसे लगता है अगर उन्हें ज़्यादा मिलेगा तो मेरे पास कम रह जाएगा। लेकिन इसका समाधान सिर्फ एक है, अगर आपको अमीर बनना है तो आप जहाँ भी जाएं लोगों को इंक्रीज का एहसास दें, वो खुद भी अंदर से ये माने कि वो वे ऑफ इंक्रीज पर है। इसके 5 कोर पॉइंट हैं। फर्स्ट, हर आपसी बातचीत ग्रोथ का मौका हो, चाहे आप दुकान पर चॉकलेट बेच रहे हो या कोई बड़ी बिग डील साइन कर रहे हो या किसी से कोई कैजुअल बात कर रहे हो, हर बार आपके पास मौका होता है कि सामने वाला ये महसूस करके जाए कि इससे मिलकर मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, छोटा नहीं। सेकेंड, यूज वैल्यू कैश वैल्यू से ज़्यादा हो। जो भी आप बेच रहे हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो या एडवाइस, आपकी कोशिश ये हो कि सामने वाले को इतनी वैल्यू मिले
कि उसे लगे मैंने जितना पैसा दिया है उससे ज़्यादा फायदा मुझे मिला है। थर्ड, क्वाइट कॉन्फिडेंस एंड बॉस्टिंग। जो लोग ज़्यादा शोर करते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ, उनमें अक्सर अंदर डाउट और डर होता है। सफल इंसान या बड़ा इंसान कॉन्फिडेंस से भरा होता है, उसके काम, उसके व्यवहार में वो झलकता है। फोर्थ, पावर ऑफ पीपल। दूसरों पर राज करने, उन पर कंट्रोल करने, ऊपर दिखने की चाहत रखने, ये सब कम्पिटिटिव माइंड की बीमारी है। जबकि क्रिएटिव माइंड ऐसे नहीं सोच, वो कहता है मैं खुद भी बढ़ूंगा और दूसरों को भी बढ़ाऊंगा। 5, जो इंसान सच्चे दिल से दूसरों को बढ़ाने की नियत रखता है, यूनिवर्स भी उसे सपोर्ट करता है। उसके पास नए नए क्लाइंट आते हैं, नए मौके खुलते हैं, नए रिसोर्सेज उसके लिए खुलने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक की सीख साफ है कि खुद को एडवांसिंग पर्सन की पहचान दो कि मैं बढ़ते हुए रास्ते पर हूँ, मेरी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है। जब ये विश्वास भीतर बैठ जाता है तो आपकी आवाज, चेहरा, काम, बात सब में एक पॉजिटिविटी दिखने लगती है और लोग खुद ब खुद आकर्षित होने लगते हैं। जब कोई आपसे लेन देन करे, चाहे कोई छोटा ग्राहक हो, बड़ा क्लाइंट हो या कोई दोस्त ही क्यों ना हो, अपने मन में सोचें मुझे इससे जितना मिला है उससे ज्यादा फायदा मैं इसे कैसे दे सकता। हमेशा एडवांसमेंट की भाषा बोल। जीवन, बिजनेस या दुनिया के बारे में नकारात्मक लाइनें लगातार मत बोलो कि कुछ नहीं हो रहा, समय खराब चल रहा है, मेरे बस की बात नहीं। ऐसी बातों से दिमाग कमजोर पड़ता है। इसकी बजाय बोलो मैं सीख रहा हूँ, चीजें बेहतर हो रही है, मेरे लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। ऐसी भाषा आपके फेथ, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी को मजबूत करते हैं, क्योंकि लोग आपकी बातों से कम आपके अंदर की एनर्जी से ज्यादा महसूस करते हैं। आपने जाना कि लोगों के मन में इंक्रीज की छाप कैसे छोड़नी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे एडवांसिंग पर्सन कैसे बने। चैप्टर 15, द एडवांसिंग मैन। क्या हो अगर आप जिस भी जगह जाएं, लोग बस आपके साथ रहकर आपके अंदर ये महसूस करवा दे कि उन्हें आपके साथ रहकर ग्रोथ का अनुभव हो रहा है। और क्या हो अगर अमीर बनने का असली राज ये हो कि आप हर दिन थोड़ा सा एडवांसिंग पर्सन बनते जाएं, चाहे आप नौकरी में हो, किसी क्लिनिक में हो या छोटी सी दुकान में। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ने बराबर पढ़ाई की है, दोनों के पास क्लिनिक है, फिर भी एक के क्लिनिक पर लंबी लाइन लगी रहती है और दूसरा रोज सोचता है मरीज क्यों नहीं आ रहा है। वजह ये नहीं है कि एक लकी है और दूसरा अनलकी, बल्कि ये है कि एक इंसान सचमुच एडवांसिंग मैन है, यानी जो जहाँ भी जाता है वहाँ के लोगों को जिंदगी में बढ़ने का एहसास दिला देता है। अगर आप अभी एम्प्लॉय हैं या किसी से प्रोफेशनल या छोटी सैलरी पर अटके हैं तो क्या आप सच में अमीर हो सकते हैं? तो जवाब आता है हाँ, अगर आप एडवांसिंग बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में एक ही बात से जूझते हैं, मेरे फील्ड में कंपटीशन बहुत है, मेरी सैलरी कम है, प्रमोशन का कोई चांस नहीं है, और अंदर ही अंदर ये फीलिंग भी होती है कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद ये जो भी मेरी लिमिट है, शायद कोई बड़ा मौका मेरे लिए बना ही नहीं है। और सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि हम अपना फ्यूचर बॉस, सिस्टम या मार्केट पर छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि प्रमोशन मिलेगा तो बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो बस यहीं तक सीमित है। अगर आप सिर्फ अपने काम को ठीक से करने वाले एक अच्छे कर्मचारी बनकर रह गए तो सिस्टम आपको वहीं रोक कर रखेगा, क्योंकि आप उनके बहुत काम के हैं। फिर जहन में एक सवाल आता है कि फिर एडवांसिंग मैन है कौन? वो इंसान जो अपने अंदर बढ़ने की फोटो साफ रखे। मैं कैसा डॉक्टर, टीचर, वर्कर बनना चाहता हूँ, जो अपने काम में ये इंटेंशन लाता है कि मैं खुद भी आगे बढ़ूंगा और सामने वाले की लाइफ में भी इंक्रीज जोड़ूंगा, कुछ वैल्यू ऐड करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या है, आप डॉक्टर, टीचर, वकील, सेल्समैन या कोई फैक्ट्री वर्कर। अगर आप ये 3 काम ईमानदारी से कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे एडवांसिंग पर्सन बन जाते हैं। फर्स्ट, स्पष्ट विजन। आप साफ साफ तय करें मैं आगे किस लेवल पर पहुंचना चाहता हूं। सिर्फ अच्छा वर्कर नहीं, बल्कि अगले 5 साल में मैं कैसा प्रोफेशनल बनूंगा। सेकंड, फेथ और पर्पस। अंदर से ये भरोसा रखें कि मैं जहां हूं वहीं से शुरू करके आगे बढ़ सकता हूं। मेरी पिछली गलतियां, मेरे बैक थ्रू मेरे फ्यूचर को फिक्स नहीं करते। थर्ड, हर काम को परफेक्ट बनाना। जो भी आज आपके हाथ में है उसी को इतनी सेंसिटिविटी और पावर से करें कि आपका काम ही खुद बोले ये इंसान आगे बढ़ने के लिए ही बना है। एडवांसिंग मैन होना कोई सिर्फ अमीर बनने की तकनीक नहीं है, ये पूरी सोच का बदलाव है। जब आप एडवांसिंग मैन की तरह जीते हैं, अपॉर्चुनिटी अपने आप आपकी तरफ आने लगती। लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको पकड़कर रोकना नहीं बल्कि ऊपर उठाना चाहते हैं, ताकि उनको भी ऊपर उठने का मौका मिले। कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी
कोई भी हालात लंबे समय तक उस इंसान को नहीं रोक सकती जो सच में एडवांसिंग वे में सोचता और काम करता है। एक सवाल आपके लिए, आज आप जहां भी जाएंगे क्या लोग ये महसूस करेंगे कि इस इंसान से मिलकर मैं आज थोड़ा और इंस्पायर्ड हो गया हूँ। चैप्टर 16 सम कॉन्शियस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। क्या हो अगर आपके टूटे हुए प्लान, फेल्ड डील्स और गलत डिसीजंस असल में आपकी हार नहीं बल्कि आपको एक और ज़्यादा बड़े लेवल की तरफ धकेलने वाले छुपे हुए मोड़ हो। और क्या हो अगर आपके कठिन समय सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो अब भी पुराने कम्पिटिटिव माइंडसेट में फंसे हैं और आप चाहें तो आज ही उससे बाहर निकल सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि पैसा तो कुछ लोगों के हिस्से में ही लिखा होता है, सिस्टम ही खराब है, सरकार, मार्केट, इकोनॉमी, ये सब आम इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। कोई भी नई वेल्थ वाली किताब पढ़ते ही या सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, असली दुनिया में तो बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। पर लेकिन यहाँ पर एक सवाल दागते हैं, क्या सच में सप्लाई लिमिटेड होती है? तो क्या इतने सारे आइडियाज, नए बिजनेसेस, नई अपॉर्चुनिटीज हर साल पैदा हो पाते? इस अध्याय के माध्यम से लेखक हमें चैलेंज करते हैं कि कहीं हम खुद की लैंग्वेज, सोच और डर के जरिए अपनी किस्मत को छोटा तो नहीं कर रहे। हमारी असली चुनौती अक्सर बाहर नहीं अंदर शुरू होती। यार हालात बहुत खराब है, बिजनेस डाउन है, आजकल किसी का काम नहीं चल रहा, ऐसी बातें हम रोज सुनते और खुद भी कर देते हैं। धीरे धीरे ये बातें हमारे इनर प्रोग्रामिंग बन जाती और फिर क्या होता है, किसी भी नई अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते। पहले ही दिमाग में रिस्क, पैनिक और लॉस की तस्वीर उठने लगती है। जब इंसान हर समय सोचता रहता है कि भविष्य में कुछ खराब हो सकता है, नौकरी जा सकती है, बिजनेस गिर सकता है, पैसा खत्म हो सकता है, तो दिमाग हमेशा डर वाले मोड में काम करने लगता है। डर बढ़ते ही इंसान कुछ नया बनाया जा सकता है वाली सोच छोड़ ही देता है और उसके अंदर ऐसा नजरिया विकसित हो जाता है कि दुनिया में कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी, संसाधनों की कमी है और इस वजह से वो अपने क्रिएटिव प्लान को छोड़कर कम्पिटिटिव प्लान में उलझ जाता है। कम्पिटिटिव प्लान में मन यह मान लेता है कि पैसा, मौके और सफलता कम है, पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा वरना कोई और ले जाएगा। इस सोच की वजह से लोग आगे बढ़ने की बजाय दूसरों से लड़ने, उनसे तुलना करने और भीतर ही भीतर घबराने लगता है और उसकी असली प्रगति रुक जाती है। और यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन, जेलसी और डर कि मैं पीछे न रह जाऊं। असली बदलाव तब आता है जब व्यक्ति सर्टेन वे में सोचना और काम करना शुरू करता है। फिर उसे कोई भी सरकार, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, कोई भी बुरा समय उस इंसान को रोक नहीं सकता। लेकिन क्रिएटिव प्लान और कम्पिटिटिव प्लान में अंतर दिखाते हैं कि इंसान जब भीतर से मानता है कि जीवन में अवसर, पैसा और प्रगति की कोई कमी नहीं है, हर समय बढ़ने का रास्ता मौजूद है, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति समस्याओं पर अटकता नहीं बल्कि तुरंत रास्ते और समाधान ढूंढने लगता है। और उसके उलट जब व्यक्ति कम्पिटिटिव प्लान में उलझ जाता है तो सोचता है कि दुनिया में चीजें कम है तो बचाना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, किसी से पहले आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि कम्पिटिटिव सोच डर और कमी पर आधारित होती है जबकि क्रिएटिव सोच भरोसे और संभावनाओं पर चलती है। इसलिए कम्पिटिटिव प्लान पर रहने वाले लोग चुनौती देखकर टूटते नहीं, वो विकल्प, आइडिया और नए मौके देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेखक प्रेजेंट पर फोकस करने की सलाह देते हैं तो कहते हैं कि आज का काम पूरी ईमानदारी और परफेक्ट तरीके से करें, कल की, परसों की या आज से 10 साल बाद की चिंता न करें, क्योंकि पैनिक और फ्यूचर की चिंता आपकी क्रिएटिविटी और आपके विश्वास को खा जाता है। कई बार जो फेलियर दिखाई देती है वो यूनिवर्स का एक संकेत होता है कि जो तुमने मांगा था वो काफी छोटा था, मैं तुम्हारे लिए इससे बड़ा रख कर बैठा हूँ। यानी बहुत सारा फेलियर मतलब तुमने कम मांगा, थोड़ा और बड़ा सोचो। लेखक इस अध्याय में हमें 5 सीख देते हैं। फर्स्ट, कठिन समय उन लोगों के लिए हैं जो कम्पिटिटिव प्लान में फंसे हैं। जो क्रिएटिव प्लान पे होते हैं वो उसी दौर में नए रास्ते, नए आइडियाज और नए कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं। सेकेंड, अपने बारे में नेगेटिव मत बोल, अपने फ्यूचर के बारे में डर वाली बातों को मत दोहराओ कि समय बहुत खराब है, मार्केट नीचे जा रहा है। ऐसे डायलॉग आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। थर्ड, दुनिया को खराब या बिगड़ी हुई मत देखो बल्कि ऐसे देखो जैसे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो चीज बुरी लगे या आपके हिसाब से नहीं हो रही है उसे अभी अधूरी समझो, वो पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। फोर्थ, हर कोई चीज टाइम पर नहीं मिलती तो उसे फेलियर मत समझो, थोड़ा रुको, विश्वास करो और देखो कि कुछ हफ्तों या महीनों बाद
कोई और बेहतर चीज सामने आती है या नहीं। 5, आप अमीर बनने की राह में इसलिए फेल नहीं होंगे क्योंकि आप में टैलेंट नहीं है। अगर आप सर्टन वे में सोचेंगे, काम करते हैं और गेटफुल रहते हैं तो जरूरत के हिसाब से टैलेंट भी डेवलप होता चला जाएगा। एक सवाल आपके लिए, आज से आप अपने शब्दों में से कौन से शब्द जिन्हें निकाल कर बाहर फेंक देंगे अपने जीवन से, जो आपको नेगेटिविटी में धकेल। इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप अमीरी की राह चुन चुके हैं। तुमने 3 बड़ी चीजें साफ साफ देख ली है कि दिमाग को कौन सी सोच पर टिकाना है, हर दिन कैसा एक्शन लेना है और खुद को किस तरह का इंसान बनाना है। अब क्या तुम ये सब समझकर छोड़ दोगे या सच में अपनी जिंदगी का सिस्टम बदलोगे? दोस्तों, ये आपके ऊपर। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।